नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं कि अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान जान रहे हैं कि इस चैनल पे हम लोगों का ध्येय का ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस स्टेट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये हम लोगों का है फेज सेकंड का है। तो इसमें हम लोगों का आज 7वां टेस्ट है और जीएस फुल टेस्ट है हम लोगों का। और इसका जो करंट अफेयर है ना, वो नवंबर 2023 का है। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। जब हम लोगों का जनवरी 2024 से आने लगेगा तब हम लोग करंट अफेयर भी सॉल्व करते चलेंगे साथ ही साथ। तो आशा करें कि आप लोग नोट्स भी इसका बना रहे होंगे और नोट्स बना बना के अपना क्या करिए, रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। तो रिवीजन करने से आप लोगों को क्या होगा ना कि वो जैसे याद भी रहेगा, नहीं तो एक तरफ आप पढ़ते रहेंगे एक तरफ भूलते भी रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहली सूची में दिए गए वेद और दूसरी सूची में दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का जो हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय है। यजुर्वेद का शतपथ है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। तो ऋग्वेद का और एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है? ऐतरेय है, कौशितकी है। कौशितकी है। यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। वो कृष्ण एक और है, कृष्ण यजुर्वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? वो तैत्रीय है। वो तैत्रीय हो जाएगा। और सामवेद का पंचमी से एक और है, जैमिनी। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन जाएगा 3 1 4 2 बन जाएगा। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? दिया गया है कि डाक यार्ड, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा जो स्थान है लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो जो लोथल से प्राप्त हुआ है, डाक यार्ड भी मिला है, और जो बंदर जोहक बंदरगाह था, और फारस की मुहर भी मिला है, और 3 युगल समाधियां मिली है। जबकि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा है ना, ये कहाँ प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ ना, तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? दिए गए हैं कि आश्रव, संवर, निर्जरा, बंधन। बताइए। तो इसमें जो है ना कि जैन धर्म से संबंधित जो है, जो दिया गया है कि कर्म का जीवन की ओर प्रवाह, वो कहलाता है आश्रव। आश्रव कहलाता है। संवर क्या है? संवर है कि जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए तो उसको कहते हैं संवर कहते हैं। निर्जरा किसको कहते हैं? निर्जरा कहते हैं कि अवशिष्ट कर्म का जल जाना, निर्जरा होता है। बंधन, बंधन मतलब होता है कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, बंधन कहलाता है। इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित किया था। दूसरा दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो बताइए इसमें से कौन कथन सही है? तो इसमें जो पहला कथन दिया गया हम लोग ना कि जो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ये कथन हमारा सत्य है पहला। दूसरा दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इसके विषय में जानकारी जो मिलती है तमिल ग्रंथ आहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो तमिल ग्रंथ कौन से हैं? वो आहनानूर, आहनानूर है, वो मुरनानूर, मुरनानूर से मिलती है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न देखते लो। हालत यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था?
दिए गए पुहार, उरैयूर, मदुरै, कांची। बताइए। तो इसमें जो है ना कि जो चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी, बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। और उरैयूर जो था ना, उसके विषय में क्या है कि उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। हमारा विकल्प बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। पहला कथन दिए गए जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, और दूसरा दिए गए अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा जो देखिए अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था, तो हमारा गलत है। हुसैन शाह सरकी द्वारा नहीं कराया गया था, इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह के द्वारा। ये हो जाए हमारा। और किसका पुत्र था? ये था सैयद मुबारक शाह का, और सैयद मुबारक शाह जो था ये मलिक उस सर का पुत्र था। तो हमारा दूसरा कथन गलत है, तुम्हारा केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यार दानिश नाम से किसने किया था? तो इसमें दिए गए कि अबुल फजल, फैजी, मौलाना हुसैन फैज, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। बताइए। तो इसमें जो है ना पंचतंत्र का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था, वो किया गया था मौलाना हुसैन फैज के द्वारा किया गया था। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। और एक लोग और थे, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा भी पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, लेकिन किस नाम से किया गया था? अनवर ए सादात नाम से। अनवर ए सादात नाम से किया गया था। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? दिए गए 1582 ईस्वी, 1579 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1584 ईस्वी। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो अकबर के द्वारा जो मजहरनामा की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 1579 ईस्वी में। तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। और अकबर के द्वारा और भी कार्य किए गए थे, जिसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे अशोक के द्वारा, वो अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई थी। कब की गई थी? 1562 ईस्वी में। और क्या किया गया था? तीर्थ यात्रा जो कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था। कब? 1563 ईस्वी में। जजिए कर भी समाप्त कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी 1571 ईस्वी में। ये हो जाएगा हमारा। इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में किया गया था। और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को जो प्रवेश की अनुमति दी गई थी अकबर द्वारा, कब दी गई थी? 1578 ईस्वी में दी गई थी। और मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी, तो दिया ही गया है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। और इलाही संबत की शुरुआत किया गया था 1583 ईस्वी में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया था कब? 1550 ईस्वी। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस तरह हमारा कौन सा हमारा विकल्प बी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि सल्तनत काल में भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था? दिए गए बटाई, मुक्ताई, मसाहत, कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्यतः 3 तरीके प्रचलित थे। कौन कौन से थे? एक बटाई था, मुक्ताई था, मसाहत था। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, उसके अंतर्गत तो था मसाहत। तो हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा? हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? दिए गए इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि नसरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 1246 से 1265 ईस्वी तक था। तो हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ओशनियाई देशों एवं उनकी राजधानी के युगों में से कौन सा सही सुनित है? एक तरफ देश दिया गया, एक तरफ राजधानी दिया गया है। तो दिया गया है
वानातु, वानातु की राजधानी कहाँ भैया? वानातु की राजधानी है पोर्ट बिला, तो तुम्हारा सुमेलित है। पापुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सबी है। क्या है? पोर्ट मोर्सबी है। मजरू किसकी राजधानी है? मजरू जो है मार्शल द्वीप की है। किरीबाती, किरीबाती की राजधानी है तरावा, तो तुम्हारा सुमेलित है। तुम्हारा दो नहीं सुमेलित है तो हमारा कौन सुमेलित है फिर? एक और तीन सुमेलित, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। दूसरा कथन दिए है कि लिंचेस्टाइन एक स्थलरुद्ध देश है। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए ना तो जो हम लोगों का उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा जो दिए है कि लिंचेस्टाइन एक स्थलरुद्ध देश है ना, तो है सही है। ये कहाँ है भैया? लिंचनस्टेक जो है ये यूरोप में है ना, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अल्लाह देखते हैं लोग। दिया गया है कि कोनराड असमर्थता पाई जाती है। दिए गए ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के मध्य। बताइए तो जो कोन राड है ना, कोन राड असमर्थता जो पाई जाती है वो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। और क्रस्ट और मेंटल के बीच क्या पाया जाता है? जो हमारा क्रस्ट और मेंटल के बीच पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा मोह है, मोह असमर्थता है। और गुटेनबर्ग कौन सा भैया? गुटेनबर्ग जो पाया जाता है मेंटल और क्रोड के मध्य पाया जाता है। कहाँ? मेंटल और मेंटल प्लस क्रोड के मध्य कौन सा पाया जाता है? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और ये कहाँ पाया जाता है भैया? वाई क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य जो पाया जाता है वो लेहमैन है। क्या? वाई क्रोड प्लस आंतरिक क्रोड, वो है लेहमैन। ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन एक टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? दिए गया कुनलुन, एंडीज, आल्पस, अपलेशियन। बताइए इसमें क्या है ना कि जैसे जो टर्सरी काल था वो कौन सा काल था हमारा? जो टर्सरी काल कहा जाता है हम लोगों को वो है सीनोजोइक काल। सीनोजोइक काल, सीनोजोइक काल में जो है ये हमारा पाया जाता है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन पाया जाता है। इसी में क्या हुआ था ना, जो हमारे ये सब पर्वत हैं वलित पर्वत है, जैसे कुनलुन हो गया, एंडीज हो गया, आल्पस पर्वत, इनका निर्माण होता है। जबकि आपलेशियन जो है ना ये बहुत प्राचीन पर्वत है, ये आर्कियन युग का पर्वत है। तीसरा हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया है कि माउंट किनाबालू ज्वालामुखी अवस्थित है। दिए गए कनाडा में, फिलीपींस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। तो बताइए तो माउंट किनाबालू जो ज्वालामुखी है ना ये मलेशिया में अवस्थित है। हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए खारतूम नील, जो खारतूम है ये नील नदी किनारे है। सिडनी, सिडनी कहाँ भैया? सिडनी दिया गया सी नदी के किनारे। सी नदी किनारे नहीं भैया सिडनी। सी नदी किनारे कौन है? सी नदी किनारे है पेरिस है। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है? हडसन नदी किनारे है। वर्लिन कहाँ है? स्प्री नदी किनारे है। खार्तूम नील, तो हमारा कौन सुमेलित नहीं है? तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? दिए गए टीसी चैम्बरलेन, जॉर्ज सिम्पसन, मिलुटिन मिलानकोविच, रॉबर्ट हुक। बताइए ये जो बताया गया था ना कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, ये किया गया था सर्बिया के खगोलविद थे मिलुटिन मिलानकोविच। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया है कि उनके प्रावधान दिए गए हैं और तरफ उनकी व्याख्या दी गई है। बेसल 3 मानक, बेसल 3 मानक जो है ना ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। और आईएमएफ जो है ये विश्व बैंक का अंग नहीं है। तुम्हारा ये सुमेलित नहीं है। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये आरबीआई से संबंधित है। हमारा जो है कौन सुमेलित नहीं है? हमारा बी नहीं सुमेलित है। अगला देखते हैं प्रश्नों। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है?
दिया गया है कि निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, और दिए शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। बताइए। तो जो मानव विकास सूचकांक के जो तत्व होते हैं ना, उनमें शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, जबकि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या ये प्रावधान नहीं है। तुम्हारा विकल्प यही बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में दिया है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष ये कब था भैया? ये था 1921 में। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब था? 2002। इसका जो आधार वर्ष है 2011-2012। और सेल की स्थापना वर्ष, सेल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। हमारा क्या बन जाएगा इसमें? हमारा 3 1 2 4 बन रहा है। 3 1 2 4 हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समिति दिए गए हैं, एक तरफ उसके कार्य क्षेत्र दिए गए। वांचू समिति, वांचू समिति जो था कार्य क्षेत्र था प्रत्यक्ष कर था। दांतेवाला समिति बेरोजगारी संबंधी था। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस संबंधी था। नरेश चंद समिति कारपोरेट गवर्नेंस समर्थ। इस समय आमने सामने हमारा सम्मिलित होगा, तुम्हारा विकल्प ए बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गया कि निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है? दिए गए आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, जीरो बेस बजट। बताइए। तो इसमें जो सनसेट बजट सिस्टम है ना, इसको कहा जाता है कि जीरो बेस बजट। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें व्यय पर अंकुश लगाने की एक तार्किक प्रणाली है। जो इस प्रणाली में हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है तथा विगत व्ययों को जो व्यय होती है ना उस पर विचार करने कोई आधार नहीं बनाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली, सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ है कि जैसे कि वित्तीय वर्ष के सूर्यास्त से पूर्व प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उसके प्रत्येक क्रियाकलाप व उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा विकल्प डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न के लोग दिए गया कि विश्व विख्यात भारत माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? इसमें दिया गया है कि पहला, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह तुम्हारा सही है, वाराणसी में स्थित है। दूसरा दिया है कि इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। ये भी हमारा सही है, हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है कि भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा। ये हमारा गलत है। इसमें जो है ना परंपरागत देवी देवता नहीं है इसमें, क्योंकि भारत माता देवी या देवता का प्रतिमा नहीं, क्योंकि भारत माता का वास्तविक मानचित्र लगा है इसमें। और चौथा दिया है इसका शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 किया गया था। हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प सी जो गलत है। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। दिए गए लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, गाजियाबाद। बताइए। तो जो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है 1949 में आगरा में हुई थी। कहाँ? आगरा में, 1949 में। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? दिए गए मिर्जापुर में, बलिया में, गाजीपुर में, सोनभद्र। बताइए। तो जो अगरिया जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में। सोनभद्र में और भी जनजाति पाई जाती है, जैसे होगी बैगा, पंखा हो गई, भैया हो गई, एक चेरो भी पाई जाती है। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गया है कि इसका निर्माण 1967 में किया गया था। दूसरा दिया है कि यह फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। बताइए। इसमें जो दिया है कि क्या है कि ना ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है का निर्माण 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इस तरह में जो पहला कथन है सही हो जाएगा, दूसरा कथन हमारा गलत है। हमारा विकल्प केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए गए नहर, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं। शारदा नहर, शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? शारदा नहर का जो है बनवासा है। निचली गंगा नहर नरौरा में है। पूर्वी यमुना नहर कहाँ है? पूर्वी यमुना नहर जो है इसका सहारनपुर में है ना। आगरा नहर का ओखला में है। क्या बन जाएगा हम लोग? 3 1 4 2 पर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि उत्तर प्रदेश का सुनराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दिए गया तांबा, सोना, चूना पत्थर, डोलोमाइट। बताइए। तो उत्तर प्रदेश का सुनराई क्षेत्र जो है ना ललितपुर में स्थित है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए है। कहाँ है? ललितपुर में। विकल्प हमारा हो जाए। अगला प्रश्न देखते लोग।
दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, महाराजगंज, प्रतापगढ़, कुशीनगर, सुल्तानपुर। बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो 5 जिले हैं उसमें कौन कौन से हैं? पहले स्थान कौन होता है? पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर कुशीनगर, तीसरे स्थान पर महाराजगंज, चौथे पे सुल्तानपुर, पांचवें पे प्रतापगढ़। तीसरा हमारा कौन सा है विकल्प? इसमें हमारा बन रहा है श्रावस्ती तो है नहीं, कुशीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल असलम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। दिए 11%, 9.8%, 15%, 9.5%। बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल सलम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है 9.5% है। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। इस संदर्भ में जो है ना, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि रानीपुर वन्य जीव विहार अवस्थित है मिर्जापुर में, चित्रकूट में, मैनपुरी में, ललितपुर में। बताइए। तो रानीपुर वन्य जीव विहार जो है ना चित्रकूट में है, विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? दिए गए कौशाम्बी, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, कालपी। तो यमुना नदी के किनारे जो शहर हैं, जिले हैं, उसमें जैसे कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी है। कौन सा है? हमीरपुर, कालपी है, कौशाम्बी। जबकि फर्रुखाबाद कहाँ है? फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी किनारे है। विकल्प हमारा सी हो जाए। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हो तो इसकी सहायता ली जा सकती है। बी और सी दोनों सही। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जैसे केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तथा निर्णय दिए कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। प्रस्तावना या इसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस तरह हमारा जो है बी और सी दोनों सहित हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध निम्नलिखित में किस एक से है? दिए गए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बताइए। तो इसमें जो है ना कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 162 है, इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध दिए गए इसमें। इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने हैं। पहला कथन दिया गया है कि इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। दूसरा दिया गया कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी है। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या चार नहीं है, 5 है। जिसमें कौन कौन से? उत्तरी है, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भी है। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। दिए गया 10, 15, 7, 21। बताइए। तो इसमें क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितना राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु यह संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि निम्न में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? दिए गया 19, 20, 20, 21, 17, 18, 20, 21, 22। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 359 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद इसका प्रावधान दिया गया है 359 में।
अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। 20-21 को छोड़कर जो है ना सभी जो मूल हथियार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 21 भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिए गए कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। दिए गए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताइए। तो जो आंध्र प्रदेश में कितना लिंगानुपात है, आंध्र प्रदेश में है 993, कर्नाटक में कितना है 973 है, तमिलनाडु कितना है 996, उड़ीसा में कितना है 979। तो इससे हमारा विकल्प कौन हो जाए, हमारा विकल्प बन जाएगा उड़ीसा, तमिलनाडु हो जाएगा, सॉरी तमिलनाडु विकल्प हमारा सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला दिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। दिए गए केरल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। बताइए। तो इसमें जो है ना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है शिशु जनसंख्या का प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम किसमें है, केरल में है। केरल में कितना है 10.4% है, हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। दिए गए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए। तो पंजाब में कितना है, पंजाब में 846, हरियाणा में कितना है 834, उत्तर प्रदेश में कितना है 902 है, छत्तीसगढ़ में कितना है 969 है। इस तरह हमारा कौन सा, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया गया कि वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया कि अभी हाल ही में वहां का बचा अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर बर्फ के मैदान में बदल गया है। ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया गया है कि वेनेजुएला की सीमा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील देश को स्पर्श करता है। तो तुम्हारा सही गलत है, तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। जो वेनेजुएला की सीमा है वो गुयाना से मिलती है, ब्राजील से मिलती है, कोलंबिया से मिलती है, इक्वाडोर से नहीं मिलती भैया। किससे मिलती है, गुयाना से। गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील से मिलती है। तीसरा कथन हमारा गलत है, तुम्हारा एक और दो सही हो जाएगा। हमारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड चर्चा का विषय बना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो कथन हमारा सही है। दूसरा दिया गया इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 के तहत प्रतिबंधित किए गए थे। ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा दिए फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी गई है। ये भी हमारा सही है। तुम्हारा 1 2 3 4 चारों सही, तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। अगला देखते हैं लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में देहरादून में की गई। दूसरा दिया है कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। इसमें जो पहला कथन हम लोगों को दिया गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में देहरादून की गई थी। तो हमारा कथन गलत है ना, 1984 में नहीं किया था, 1982 में किया गया था। कथन गलत है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। तो हमारा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में विश्व बैंक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई थी। तो हमारा कथन पहला सही है। और दूसरा दिया गया कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया है कि इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान कर विकास योजनाओं को संचालित करना है। हमारा सही गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है ना ये सरकारों को नहीं देता है, ये सरकारों को नहीं देता बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। किसको, निजी क्षेत्र को। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा एक हाल ही में इसने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत के HDFC बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किए थे। हमारा सही हो जाएगा। हमें गलत बताना, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो पहले कथन तुम्हारा सही है। दूसरा दिया कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बहुसंख्यकों के लिए भी है। दूसरा कथन तुम्हारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। इसमें क्या है ना कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29(1) में दिया गया है ना, ये 29(1) में दिया गया है। 29(1) में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक जो है अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था जो है अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय जो है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग दिया गया कि अनुच्छेद 33 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन दिए अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वालों, खुफिया एजेंसियों अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। तो पहला कथन जो है हमारा सही है। तो दूसरा दिए अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को, ये भी हमारा सही है। तीसरा दिए इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है। ये तुम्हारा सही है, गलत है? तुम्हारा गलत हो जाएगा, चुनौती नहीं दी जा सकती है। तुम्हारा एक और दो सही है। तुम्हारा विकल्प कौन सा बन जाएगा, हमें बताना था कौन सा गलत है ना। हमारा डी बन जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं लोग प्रश्न दिए गए कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है। दिया गया है कि पहला कथन दिया गया है कि राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिए गए थे। तो तुम्हारा सही है ना कि राज्यों को जो 4 वर्ग दिए गए थे उनको समाप्त करके 14 राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा ये है केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया, भी हमारा सही है। तीसरा यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा यह है कि उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की है। तुम्हारा सही गलत है, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में नहीं भैया, ये उच्च न्यायालय में व्यवस्था किया गया था ना, हाई कोर्ट में। तीसरा हमारा ए बी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना। और दूसरा दिया गया कि भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। तो तुम्हारा गलत है ना, क्यों 7 प्रकार के नहीं है, 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, शहरी क्षेत्र समिति है, छावनी बोर्ड है, टाउनशिप है, बंदरगाह न्यास है, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी है। तो इस हमारा जो है दूसरा गलत है। तीसरा जो दिया गया है कि केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है। ये तुम्हारा सही है, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। चौथा दिया गया अनुच्छेद 243 भाग के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। सही गलत हमारा ये गलत है, क्योंकि 243 भाग नहीं, 243 माह के तहत व्यवस्था की गई है। तो 1 और 3 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ उसके विषय दिए गए हैं। तो तृतीय अनुसूची में क्या विषय दिए गए हैं? तृतीय अनुसूची में विषय है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप की व्यवस्था की गई है। चतुर्थ अनुसूची में क्या दिए गए हैं? चतुर्थ अनुसूची में दिया गया कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। कौन सा हमारा बन रहा है? 2, 3, 4 एक बार। तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग। दिए गया कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सही नहीं थी? पहला कथन दिया गया कि भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। तो बताइए हमारा सही गलत है। ये जो है ना व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से।
तो हमारा विकल्प बी गलत है। तीसरा देखिए, भारत राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब कौन सा? कनाडा, ये भी हमारा सही है। चौथा है कि उद्देश्य की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमें बताना कौन गलत है, हमारा विकल्प बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला कथन है कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जो दिया गया है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्षीय स्नातक निर्वाचित करते हैं, तो सही है। तीसरा दिया है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो सही है। चौथा दिया है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें सभी अध्यापक शामिल हो सकते हैं, ये हमारा गलत है ना। सभी अध्यापक नहीं शामिल होते हैं, वे अध्यापक शामिल होते हैं जो क्या होता है कि माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए, तो चौथा कथन हमारा गलत है, तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तो दिया गया है कि जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला कथन दिया है कि वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, हमारा सही है, तो हमारा सही है। और दूसरा दिया गया है कि उसे कम से कम 10 वर्ष का अधियोक्ता का अनुभव हो। 10 वर्ष नहीं भैया, 7 वर्ष का अधियोक्ता का अनुभव होना चाहिए, तो विकल्प दूसरा हमारा गलत है कथन। तीसरा दिया है कि उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो तुम्हारा सही है। 1 और 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया कि निम्न में से किन के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है? तो दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, ये तो आवश्यक है इसमें। और दूसरा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन, इसमें भी आवश्यक है। तीसरा दिया है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो इसमें भी आवश्यक है। तो इसमें क्या है ना कि संविधान में कई तरीकों से संशोधन किया जा सकता है, जैसे साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। और कुछ विषयों में संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची में से संबंध कोई विषय हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, तो इससे हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि प्रियांश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला दिया गया है कि यह ऐसे रोग संक्रामक कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन बनता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है, ये पहला कथन हमारा जो सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, प्रियांश ऐसे रोग संक्रामक कारक होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी स्टैनले प्रूसीनियर ने की थी। इन प्रोटीन कारकों में गुणांक की व संक्रमित करने की क्षमता होती है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि बहुत से सवालों का आर्थिक महत्व है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। शैवालों के उपयोग के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है क्लोरेरा। क्लोरेरा जो है इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है प्रकाश संश्लेषण की खोज, इसमें सुमेलित है। बैलोनिया में जीव द्रव्य की खोज, इसका उपयोग सही है। लेमिनेरिया आयोडीन बनाना, ये भी हमारा सही है। और जबकि कैराटस दिया गया है कृत्रिम ऊन का निर्माण, जबकि क्या होता है ना, कृत्रिम ऊन का जो निर्माण होता है ना, उस सारगासम नामक शैवाल से किया जाता है। किससे? सारगासम। जबकि जो कैड्रासस शैवाल से है ना, इसमें क्या किया जाता है कि श्लेष्मिक कैरोगोनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो श्रृंगार प्रसाधन जैसे शैम्पू, जूते की पॉलिश आदि बनाने में काम किया जाता है। तो इस तरह हमारा विकल्प डी जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन दिए गए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, और कारण दिए गए पचे हुए पोषक पदार्थ से क्रमिक ऑक्सीकरण विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए ना, जो कथन दिए गए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ये भी हमारा सही कथन सही है। कारण भी जो दिए गए बचे हुए पोषक पदार्थ के क्रमिक ऑक्सीकरण विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, कारण से ही है। कारण जो है कथन की व्याख्या करें, तीसरा हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। तो इसमें श्वसन के बारे में दिए गए हैं। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें शरीर के बाहर में
कमी होती है। इसमें पचे हुए पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा हो गया ना, इसका क्रमिक जो है ऑक्सीकर विघटन होता है। विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ग्लूकोज को इसलिए कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोग दिए गया कि निम्न में से कार्य थायराइड हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं कोड के माध्यम से, सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिए गया कि थायरॉक्सिन सभी उपाचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए कि यह शरीर की समान वृद्धि विशेषता हड्डियों बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, तो भी हमारा सही है। तीसरा दिए कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते भी हमारा सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला थायराइड हार्मोन जो है ना उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, हड्डी तथा बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है और पीयूष ग्रंथ के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है तथा जनन अंगों के समान कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होते हैं। तो हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न यह है कि जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो इनका मुकाबला सबसे पहले कौन करता है? दिए गए T8 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बताइए। तो इसमें क्या है ना जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो सर्वप्रथम T4 लिम्फोसाइट इसका मुकाबला करती है और इससे पराजित होने पर ही एड्स के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और क्या है ना T4 लिम्फोसाइट के साथ T8 लिम्फोसाइट वायरस को टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखती है, परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है इसमें क्या है ना कि T8 और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, T8 और बी लिम्फोसाइट को पता ही नहीं चल पाता है कि संक्रमण हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस T4 लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन बनाने की क्षमता को जो एड्स होता है ना नष्ट कर देता है। तो और T8 और बी लिम्फोसाइट को पता ही नहीं चल पाता है। इस तरह हमारा कौन सा हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। इसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लवण दिए गए हैं, एक तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग क्या भैया, कौन सा प्रयोग हो? पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग होता है विस्फोटक व आतिशबाजी में होता है। विरंजक चूर्ण इसका जो उपयोग होता है कीटाणुनाशक होता है। सोडियम कार्बोनेट जो इसका प्रयोग होता है कागज व कांच के निर्माण में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन व अपमार्जक बनाने में होता है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 3 1 4 2 बन रहा है, हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि अप्रैल 2024 में भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन दिया गया कि इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। पहले कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया कि इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, सही मारा है। ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि मोदी के द्वारा नहीं किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तो तीसरा दिए कि CAR टी सेल थेरेपी से तात्पर्य काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, तो भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा दिया कि यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं का उपयोग करती है। विकल्प हमारा डी भी सही है, तुम्हारा जो है गलत जो है बी है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिए है कि मेन 5CB वैक्सीन जिसे हाल ही में विकसित किया गया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिए है कि मेन 5CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश नाइजीरिया बना है, सही हो जाएगा। और दूसरा दिए कि यह वैक्सीन मेनिनजाइटिस रोग को रोकने में सक्षम है, ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तीसरा है कि मेनिनजाइटिस रोग में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में खतरनाक सूजन हो जाती है, ये भी हमारा सही है। चौथा WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चारों कथन सही है, तो हमारे विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गए हैं कथन और कारण दिए। कथन दिए कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं। कारण दिए गए हैं गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास की भीतरी तथा बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा मान सही है? इसमें जो हमारे कथन दिए गए ना कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं, ये तो हमारा सही है। कारण दिए गए कि गर्म पानी या चाय डालने पर कांच की गिलास की भीतरी तथा बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर भीतरी और बाहरी जो सतह का प्रसार हो जाता ना तो मतलब उसमें चटकन ही ना आती अगर साथ साथ में हो जाता। लेकिन इसमें क्या है ना कि जब उसमें
गर्म पानी या चाय डाला जाता है तो भीतरी सतह का तो प्रसार हो जाता है, परंतु बाहरी सतह का तापमान कम होने से बाहर की जो तरफ प्रसार नहीं हो पाता है। तो अतः अंदर तथा बाहर कांच के असमान प्रसार के कारण गिलास चटक जाता है। कारण हमारा गलत है। हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा? सी, ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखें लोग, दिए गए कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए पहला कथन, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर, बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। दूसरा कथन दिए कि इसमें सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें जो पहला कथन हम लोग दिए गए है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर, बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है, ये तो कथन हमारा सही है। तो दूसरा जो दिया गया है कि इसमें सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये तुम्हारा सही गलत है। हमारा गलत है, क्योंकि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, उसमें जो है सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन होता है, 2 और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितनी बार? 1 बार होता है। दूसरा एक कथन हमारा गलत है, तुम्हारा विकल्प हो ये बन जाएगा। जबकि जो द्वितीय इंद्रधनुष है उसमें क्या होता है ना कि जो बैगनी रंग की पट्टी ऊपर होती है और लाल रंग की पट्टी अंदर की ओर होती है, और इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इस तरह विकल्प ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग, अगले प्रश्न दिए गया है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिए गया है तेल उत्पादक केंद्र और दूसरी तरफ तेल क्षेत्र दिए गया है। तो रुद्र सागर लकवा कहाँ भैया? रुद्र सागर लकवा जो है ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र दिए गए हैं। ये हमारा पश्चिमी अपतटीय कहाँ है भैया? ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ना, कहाँ है? ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ढोलका कहाँ है? ढोलका जो है गुजरात तट पे है। नरीमनम कहाँ है? नरीमनम जो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। इस तरह हमारा जो है जो एक है उसमें नहीं, तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो, दिया गया कि छोटा नागपुर पेटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया, इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को सम्मिलित किया गया है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना। और दूसरा जो दिया गया है कि यह पेटी मुख्यतः प्राचीन नीस तथा ग्रेनाइट सैलू से निर्मित है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि यहाँ देश की लगभग 7% कायनाइट और 80% लौह अयस्क पाया जाता है, ये हमारा सही गलत है। ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना कि 7% कायनाइट पाया जाता है, लेकिन 93% लौह अयस्क पाया जाता है। कितना? 93% लौह अयस्क पाया जाता है। और जो है 84% क्या पाया जाता है? 84% जो पाया जाता है कोयला पाया जाता है। चौथा कथन हमारा जो गलत है, 1 2 3 सही है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग, दिया गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिए गए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्मा इंजन की तरह होते हैं जिसे ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से प्राप्त होती है। बताइए इसमें जो है दूसरा कथन भी हमारा जो है ये सही हो जाएगा ना। तो हमारा दोनों कथन सही है, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिए एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी जो है अबुजा है, सुमेलित है। अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी जो है बमाको नहीं है, इसकी राजधानी लुआंडा। क्या है? लुआंडा है। बमाको जो है माली देश की राजधानी है, माली की। बोस्वाना, गैबरून और जाम्बिया जो है लुसाका इसकी राजधानी है। तो हमारा जो कौन सुमेलित नहीं, हमारा बी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न चलो, दिया गया कि भारत के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। दिए गया है सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बांग्ला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। बताइए। तो इसमें जो है ना, जो सबसे उत्तर में हम लोगों का है खारदुंगला दर्रा है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर के बाद में बांग्ला दर्रा, तीसरे पर आता है बड़ा लाचा दर्रा,
और चौथा कौन आता है, सिपकिले दर्रा आता है, ये हो जाएगा। और जिसमें इसमें क्या है ना कि खारदुंगला दर्रा और बांग्ला दर्रा जो है ये लद्दाख में है, और सिपकिले दर्रा बड़ा लाचा दर्रा आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। इस हमारा 4-3-2 एक बार विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिया गया है कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के संबंध में कौन से कथन सही है। दिया गया है कि तुंग तथा भद्रा नदियां शिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं, तो ये भी हमारा सही, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कि यह पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा कि तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा नाम से जाना जाता था, ये भी हमारा सही है। चौथा कि यह आंध्र प्रदेश के गोंडी माला नामक स्थान पर किस नदी से मिलती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो चारों कथन हमारे सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न ये है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दिया गया है कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि देशों की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श करती है। दूसरा दिया है कि सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती की सीमा लाल सागर को स्पर्श करती है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो जो पहला कथन दिया गया ना, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि देशों की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श करती है, तो ये हमारा सही है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जो दूसरे कथन में इथियोपिया जो है ना स्थल रुद्ध देश है ना, तो आप लोग वैसे जान जाएंगे, जबकि सूडान, इरिट्रिया, जिबूती की सीमा लाल सागर पर करती है, तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। केवल एक विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न दिया है कि जैव विविधता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता का विभाजन आर्य छुटेकर ने किया। और जो दूसरा दिए है किसी विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता सहायक होती है। बताइए इसमें कौन सही है। तो इसमें देखा जाए ना, जो पहला कथन दिए है जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता का विभाजन आर्य छुटेकर ने किया, पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। जबकि दूसरा दिए है किसी विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बीटा विविधता सहायक होती है, तो दूसरा कथन क्या, दूसरा कथन हमारा गलत है। तो इसमें क्या है ना कि विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में अल्फा विविधता सहायक होती है। कौन सी, बीटा नहीं होती भाई, अल्फा। और अल्फा अल्फा जो विविधता होती कौन सी होती है, अल्फा होती है किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या प्रत्यंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को कहते हैं। कुल संख्या को, प्रजातियों की कुल संख्या जो होती है ना उसको अल्फा विविधता कहते हैं। और बीटा विविधता किसको होता है, बीटा मतलब प्रजातियों को विविधता का जो अनुपात होता है। और गामा विविधता होती है प्रजातियों की विविधता जो होती है ना उसको गामा विविधता से मापा जाता है। तो इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न दिया गया है कि राइन नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया है कि यह आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है, ये तुम्हारा सही है। दूसरा दिया कि राइन नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा नहीं बतानी, क्योंकि भैया ऑस्ट्रिया तो ऐसे है और जर्मनी है यहाँ, और यहाँ पर फ्रांस है, यहीं पर कौन सा पर्वत है, वहीं आल्प्स पर्वत है। तो ये एक सेकंड यहाँ थोड़ा ऐसे है, यहीं से निकलती है तो ऑस्ट्रिया से होके ये जर्मनी में जाती है, तो यहाँ पर सीमा नहीं बनाती है, जबकि ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है ना। चौथा कथन हमारा गलत हो जाएगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया की नहीं बनाती है, जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाती है। विकल्प डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग दिया गया है रूस के मैग्नीटोगोर्स्क शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तरी भाग में अवस्थित है। दूसरा कथन दिया है कि यह उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क भंडार एवं लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो पहला कथन है कि यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग नहीं भैया, दक्षिणी भाग में स्थित है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कि यह उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क भंडार एवं लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा। तो उसमें क्या हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया कि यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था, ये तो कथन हमारा सही है। दूसरा कि इस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये भी हमारा सही है। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर जो है
कब्जा कर लिया था। और अंग्रेजों ने जो है अमेरिका में जो है लुइसबर्ग पर कब्जा कर लिया था। लुइसबर्ग जो है फ्रांस का उपनिवेश था। और तीसरा ये कि सेंट थोमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। एक कथन सही गलत है, ये कथन हमारा जो है गलत है। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व, डुप्ले के नहीं, कैप्टन पैराडाइज था। कैप्टन पैराडाइज जो था। और कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन थे। और अनवरुद्दीन मतलब सीधे जाकर नहीं लड़ रहे थे, इनके द्वारा इनका जो नेतृत्व किया जा रहा था सेना का महफूज खान के द्वारा किया जा रहा था। और चौथा दिया कि यह युद्ध एक्सला साइफल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये भी बात सही है, तो हमें गलत बताना तो हमारा सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मराठा काल में मोकास क्या था? तो पहला कथन दिया है कि चौथ का 25% भाग जो राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और दूसरा दिया है कि चौथ का 6% भाग जो पंत सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। तीसरा दिया है कि चौथ का 3% जो राजा की इच्छा पर निर्भर था। और चौथा दिया है कि चौथ का 66% भाग जो मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। बताइए। इसमें जो मराठा काल में चौथ से जो आय प्राप्त होती थी उस आय को 4 भागों में बांटा जाता था। इस चौथ की आय का 66% जो है मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता है, उसे मोकास कहा जाता था। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजी शासन काल में अनेक समितियों का गठन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? समिति दिए गए हैं, उद्देश्य या मुख्य सिफारिश दिए गए हैं। तो पहली समिति दिए गए है कि निकोलसन समिति। निकोलसन समिति क्या क्या प्रावधान किया गया है? निकोलसन समिति का जो दिए गया है कीमतों में उतार चढ़ाव फरोख्त, ये भैया नहीं है, ये नहीं है। जो निकोलसन समिति का जो उद्देश्य ना क्या था, इसका था कि सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए इसका किया गया था। किस पर? सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए। इस तरह हमारा विकल्प ये जो है सुनिश्चित नहीं है। दूसरा दिए कि हालैंड समिति। हालैंड समिति जो है उद्योगों से संबंधित है। पील समिति थी केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच राजस्व के विभाजन से संबंधित है, ये सम्मिलित है। चौथा है कि लिथगो आयोग, तो इसका संबंध था कृषि की स्थिति में सुधार। इस तरह हमें बताना था कौन सम्मिलित नहीं, तो हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। कथन दिया है कि ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में कृषि मिशन भारत भेजा। दूसरा ये है कि जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। बताइए इसमें हमारा क्या सही है? इसमें देखा जाए ना तो कथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। तो अगला इसमें कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें चर्चिल थे। तो अगला प्रश्न हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि वेवेल योजना ने जो 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल वेवेल ने प्रस्तुत किया में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? तो इसमें दिया गया है, पहला जो दिया गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये तुम्हारा सही है। दूसरा दिया गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया है कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर हो, ये सही गलत है हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या था ना कि जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या रखनी थी वो सवर्ण हिंदुओं के बराबर रखना था। सभी हिंदू बराबर नहीं भैया, मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो थी वो सवर्ण हिंदुओं के बराबर। इस तरह हमारा विकल्प जो कथन सही है ये 3 है, गलत हो जाएगा। चौथा दिए युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, तो तुम्हारा सही है। तो इस हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 1 2 4 सही, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए कि दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। दूसरा दिए कि बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में यमन राय ने की थी। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें क्या है ना कि दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1940 में किसके द्वारा हुई थी? यमन राय के द्वारा की गई थी। तो ये सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा नहीं की गई थी, यमन राय के द्वारा। तो पहला कथन हमारा गलत है।
बोल्शेविक पार्टी की जो बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में इंद्रसेन व अजीत राय के द्वारा की गई थी। राय के द्वारा नहीं की थी। किसके द्वारा की गई थी? इंद्रसेन और अजीत राय के द्वारा। दूसरा कथन हमारा गलत है, तो हमारा कौन सा इसमें सही है? हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा, ना तो एक ना हो। तो अगला प्रश्न देखो लोग, दिए गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए गए कि भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आज सिक्के कहा जाता है। तो कथन हमारा सही है। दूसरा दिए कि इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ये भी हमारा सही है, ठप्पा मारकर बनाया जाता था। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 379 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। ये तुम्हारा सही है। पहला कथन जो है हमारा गलत सही है। तो और दूसरा दिया है कि गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में होता है। ये हमारा सही गलत है, ये हमारा गलत है, क्योंकि गुप्त संवत का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। द्वितीय के द्वारा कहाँ? मथुरा अभिलेख में। मथुरा अभिलेख में किया गया था। दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा दिए गई समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख मिलता है। ये भी हमारा सही है। चौथा दिए है कि गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। ये भी हमारा सही हो जाएगा ना, क्योंकि जो इनके द्वारा अभिलेख जो थे 18 अभिलेख बनवाए गए थे और सिक्के 14 प्रकार के सिक्के। इस तरह हमारा दूसरा कथन गलत है। 1, 3, 4 सही है। तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि यह बौद्ध शाखा हीनयान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये हमारा कथन गलत है ना, कि ये हीनयान नहीं भी, ये महायान शिक्षा का केंद्र था। दूसरा दिए कि हुएन सांग के समय नालंदा के कुलपति चंद्रकीर्ति थे ना, आप लोग जानते हैं इसमें कौन थे? शीलभद्र थे ना। दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा दिए कि राहुल मित्र, वीरदेव, चंद्रगोविंद जैसे यहाँ के विद्वान चीन तथा तिब्बत गए थे। ये हमारा सही गलत है, ये हमारा गलत है, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये जो चंद्रगोविंद, शांत रक्षित, परम संवत जैसे विद्वान जो है तिब्बत गए थे, और कमलशील, कुमारजीव, धर्मदेव एवं गुणवर्मा जैसे अन्य विद्वान चीन एवं तिब्बत गए थे। चीन एवं तिब्बत कौन कौन गए थे? कमलशील गए थे, कुमारजीव गए थे, धर्मदेव गए थे, गुणवर्मा गए थे। ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग चीन तथा तिब्बत गए थे। तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार किया और इसका खर्च पूरा करने के लिए 2 गांव अलग कर दिए। ये कथन हमारा सही हो जाएगा। हमें सही बताना तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया कि भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है कि विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। पहले कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है कि यह स्पेन का निवासी था। हमारा सही गलत है, ये स्पेन नहीं, ये इटली का निवासी था। दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा है कि यह विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। ये कब आया था भैया? ये आया था देवराय प्रथम के काल में ना। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 4 हमारा सही है, 2, 3 गलत है। हमारा विकल्प ये हो जाएगा, गलत बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में किसने कहा था फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है? और दिए गया है कि बर्नियर, फार्गुसन, लेनपुर, एल्फिस्टन। बताइए। इसमें जो फार्गुसन थे ना, फार्गुसन ने फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखा था कि फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो लोग। अगले प्रश्न है दिए गए 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से अगले 5 वर्ष के लिए मान रहेगी। बताइए सही गलत है? ये हमारा गलत है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाले। तो पहला कथन हमारा गलत है।
और अगला ये है कि आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में दिया गया है। भाग 11 में दिया गया है, भाग 11 में नहीं दिया गया, भाग 12 में दिया गया है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 280 है। इस तरह हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा, हमारा केवल 2 सही है, तो विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में हाल ही में परिवर्तन किए गया है। इस योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती हैं? दिए गए थोक मूल्य सूचकांक, बाजार मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, बताइए। तो इसमें क्या है ना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा 2005 की धारा 6 के तहत मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्य विशिष्ट वेतन दरें निर्धारित करता है। मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक, तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक में परिवर्तन के जवाब में निर्धारित की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर को मापता है। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक जो है, ये जो बनाया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को जो दर होती है उसको मापता है। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीडीपी सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिए कि यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी तुम्हारा सही है। दूसरा दिए गया इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित की जाएगी, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ई रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी भेजेगा, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा? हमारा विकल्प ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया कि इसका परिचालन जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ, ये हमारा सही है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है, ये भी हमारा सही है। चौथा है कि इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एशिया के बाहर के भी हैं। तो 1 2 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक में एशियाई देशों के साथ साथ विश्व के अन्य देश भी शामिल हैं। इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में 57 देश शामिल थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है 106 पहुंच चुकी है। तो हमारा विकल्प जो है कौन सा विकल्प हमारा भी सही है। अगला प्रश्न देखें लोग। दिया गया है कि माल के आयात हेतु तो विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्नलिखित कौन देता है? दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विनिमय बैंक, बताइए। तो इसमें क्या है ना, किसी भी माल के आयात हेतु तो आयातक विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत विनिमय बैंकों के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा है? विनिमय बैंक, और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत होते हैं। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि खाद्यान्न उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्ष दिया गया है, एक तरफ खाद्यान्न उत्पादकता दी गई है। तो पहला वर्ष जो दिया 2017-18, तो इसमें कितना उत्पादन हुआ था? इसमें हुआ था 2235 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो तुम्हारा सुमेलित है। 2018-19 में 2018-19 में हुआ था 2286 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है तुम्हारा सुमेलित है। 2020-21 में 2020-21 में हुआ था 2394, ये तुम्हारा सुमेलित नहीं है ना, कितना हुआ था? 2394, तुम्हारा सुमेलित नहीं है। 2021-22 में 2021-22 में हुआ था 2419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तुम्हारा सुमेलित है। तुम्हारा बताना कौन सुमेलित नहीं, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो। दिए गए कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है? दिए गए अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 331, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि संविधान में वर्णित जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आप वो जानते हैं 16(4) दिए गए हैं। तो इसके अनुसार राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है कर सकता है, यदि राज्य के दृष्टिकोण में इन वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। तुम्हारा कौन सा विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे लो। दिए गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मिड, बताइए।
बताइए इसमें हमारा कौन सा ये हुआ? तो जो हमारा दिया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का प्रयोग होता है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी, प्लास्मिड हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिए कि भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। दिए गए उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। डी दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी। बताइए। तो जो इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान में जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को दिया जाता है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि दिए गए कि इनमें विकिरण की सतहें होती हैं। दूसरा दिए गया कि इनमें अणु आपस में मिले होते हैं। तीसरा दिए कि वे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं। चौथा दिए कि इनके अणु अलग अलग रहते हैं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि धातुएं जो हैं सुचालक होती हैं क्योंकि ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखती हैं। विकल्प हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। दिया गया है कि एक तरफ कमीशन दिए गए, एक तरफ उसके जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो स्टैची कमीशन, इसका संबंध किससे था? ये था अकाल से संबंधित था। हार्टो कमीशन शिक्षा से संबंधित था। फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार से संबंधित था। तो हमारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। 1, 2, 3। अगला प्रश्न चलो। दिए गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1976 में, 1995, 85, 1955। बताइए। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। विकल्प हमारा बी बन जाएगा। अगला प्रश्न चलो। दिया कि मार्च रोग का संबंध है। दिए कि धान से, मटर से, नींबू से, आम से। बताइए। तो इसमें जो है ना मार्च रोग जो होता है मटर में होता है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग। दिए गए कि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? दिए कि 1993 में, 1992 में, 1972 में, 1975 में। बताइए। तो इसमें जो है ना कि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। दिए गए हैं पेलियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, पेलियोबॉटनी में, फाइकोलॉजी के तहत। बताइए। तो जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पेलियोबॉटनी के तहत। हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गया है कि निम्न में से कौन सा देश दोहरे रूप से भू आबद्ध है? दिए गए दक्षिणी सूडान, इक्वाडोर, लिंचेस्टीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें जो है ना कि जो यूरोप का देश है लिंचेस्टीन, ये है दोहरे रूप से भू आबद्ध देश है। तो इसमें क्या है ना कि विश्व में केवल 2 देश दोहरे रूप से स्थलबद्ध हैं। यूरोप में लिंचेस्टीन जो है, जो देश है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रिया खुद स्थलरुद्ध देश है, स्विट्जरलैंड भी स्थलरुद्ध देश है। तो इनके द्वारा भी ये मतलब ये घिरा हुआ है। तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। एक देश और है उज्बेकिस्तान है, जो ये 5 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें कौन है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और ये 5 देश जो हैं खुद भू आबद्ध देश हैं। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दिया गया है कि कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। और दूसरा दिया गया स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया ना कि कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो हमारा सही है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें कई महिला विद्वान थी, जैसे घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वास थी। हाँ। तो और दूसरा दिया गया कि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तुम्हारा विकल्प 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग। दिया गया कि निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों को उनके कालक्रमानुसार सुमेलित करें। दिए गया कि माधवाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। बताइए। तो माधवाचार्य के कब से कब तक थे? ये थे 1199 से 1278 तक। रामानंद को जो था ये 1299 से 1411। रामानुजाचार्य ये थे 1017 से 1137 तक। निम्बकाचार्य थे 1165।
माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। किसके? आप लोग जानते हैं, द्वैतवाद के। रामानंद ये क्या करके, इनका कोई जैसे मत नहीं था, लेकिन ये हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार प्रसार के माध्यम बनाए थे। किसको? रामानंद द्वारा हिंदी को। रामानुजाचार्य द्वारा आप लोग जानते हैं विशिष्टा द्वैत। कौन सा? विशिष्टा द्वैत। निम्बकाचार्य द्वारा द्वैता द्वैत। द्वैता द्वैत। तो इससे हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 बन रहा है, पहले स्थान पर तो यही आ जाएंगे। 3 बन रहा है, उसके बाद 4 बन रहा है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन एक आसुसाला का अध्यक्ष होता था? दिए गया कि सहना एपील, अमीर मजलिस, अमीर याकूत, मजलिस खास। बताइए। तो इसमें जो है कि सल्तनत काल में अमीर याकूत आसुसाला का अध्यक्ष होता था। विकल्प हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, निम्न में से कौन सा एक इसका अपवाद है? दिए कि धान का पौधा, मटर का पौधा, गेहूं पौधा, सरसों पौधा। बताइए। तो इसमें जो है धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अन्य सभी जो हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि धान जो है नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिए कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? दिए गया कि पहला अधिवेशन 1885, 21वां अधिवेशन 1905, 31वां अधिवेशन 1916, 27वां अधिवेशन 1912। बताइए। तो जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1912 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ भी भैया? तो पटना में ना। बाकी पटना में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसकी अध्यक्षता की गई थी आर्यन मुधोलकर के द्वारा। किसके? आर्यन मुधोलकर के द्वारा किया गया था ना। और इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग। दिए गए कि भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख दिया गया है। दिए गया अनुच्छेद 369 में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद 372 में। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया। विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला देते हैं हम लोग प्रश्न। दिए गया है कि जैनुल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? दिया गया है कि इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति प्रदान की थी। ये तो हमारा पहला कथन सही है ना। और दूसरा एक वह फारसी में कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखता था। ये भी हमारा कथन सही है। तुम्हारा ना तो एक गलत है ना तो दो। तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? दिए गए 1972, 1963, 1991, 1995। बताइए। तो जो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1995 में की गई थी। इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 करोड़ रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना हुई थी। दिए गए 1971 में, 1973 में, 1986 में, 1975 में। बताइए। तो जो है कि ना उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना 1975 में की गई। तुम्हारा जो है विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए गए कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक हंगेरियन भी कहलाती है? दिए गए कि माया, माओरी, माग्यार, यूपिक। बताइए। तो माग्यार जनजाति को हंगेरियन भी कहते हैं क्योंकि ये हंगेरी भाषा बोलते हैं ना। तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या के अनुसार घटता क्रम है। दिए गए सोनभद्र, बलिया, देवरिया, बलिया सोनभद्र देवरिया, सोनभद्र देवरिया कुशीनगर, सोनभद्र ललितपुर देवरिया। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं सोनभद्र में, उसके बाद बलिया है, उसके बाद देवरिया है। तो विकल्प हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग।
दिए गए कि वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में निम्नलिखित में से किन उद्योगों को रखा गया। दिए गया कि तंबाकू निर्मित उत्पाद, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औषधि। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि वर्तमान में केवल 4 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में रखा गया है, जिसमें है तंबाकू निर्मित उत्पाद हो गया, औद्योगिक विस्फोटक हो गया, खतरनाक रसायन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण हो गया, जबकि औषधि को नहीं रखा गया है। तो 1 2 3 4 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो लोग। अगला प्रश्न है कि मालागासी का पठार अवस्थित है। दिए गए मंगोलिया में, मेडागास्कर में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। बताइए। तो जो मालागासी का पठार है आप लोग जानते हैं मेडागास्कर में है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलेंस्की प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है। दिए गए सल्फर के उत्सर्जन में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के उत्सर्जन में, सीसा के उत्सर्जन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलेंस्की प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देते हैं लोग। दिए गए कि प्राचीन भारतीय निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है। दिया गया है कि स्वप्नवास दत्ता, लीलावती, रत्नावली, माल विकास मित्र। बताइए। तो इसमें जो है ना कालिदास द्वारा एक रचना की गई थी, उसका नाम है माल विकाग्नि मित्र है। तो इसमें जो है माल विकाग्नि मित्र में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा का वर्णन है, तो विकल्प हमारा कौन सा है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक जो हैं भास हैं, लीलावती के भास्कराचार्य हैं, और रत्नावली के लेखक कौन है भैया, रत्नावली के लेखक आप हर्षवर्धन है, तो विकल्प हमारा डी हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का सूची 1 को सूची 2 से मिला है। एक तरफ पठार दिए गए, एक तरफ देश दिए गया है। तो बाई पठार कहाँ है, बाई पठार जो है अंगोला में है। जास पठार कहाँ है, नाइजीरिया में है। आगर पठार कहाँ है, अल्जीरिया में है। तिबेस्ती पठार कहाँ है, चाड में है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा लोग बन रहा है 4 3 1 2 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए गए कि अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है। दिए गए बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आर्जेलिक अम्ल। बताइए। तो अम्ल वर्षा के जो मुख्य कारक हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, अन्य प्रदूषक है। तो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड उपस्थित रहता है, तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देते हैं लोग। दिए गए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है। दिए गए वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स, टेम्को से ब्यूनस आयर्स, सेंट लुइस से वालपरेजो, सेंट जुआन से सेंट लुइस। बताइए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ना वालपरेजो और ब्यूनस आयर्स शहर को जोड़ता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगला प्रश्न दिए गए कि निम्न पर विचार कर। दिए गए सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, हिमानी का पिघलना उपरोक्त में से कौन सी वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती है। तो इसमें जो है ना ये जो वैश्विक ताप का जो प्रभाव होता है ना उसके द्वारा सागरीय तल में उत्थान भी होता है और मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी होता है, और तीसरा एक हिमानी का पिघलना भी होता है, तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए संस्थान संगठन, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गया है। तो पहला दिया गया है आत्मोन्नत समिति, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बिपिन बिहारी गांगुली थे। और दूसरा जो संस्थान दिया गया भारत माता सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे, जतिन मोहन चटर्जी थे। और इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक आप लोग जानते हैं तो बहुत फेमस है, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इस तरह हमारा जो है सी सुनित नहीं है। चौथा दिए कि स्वदेश सेवक गृह GD कुमार थे,
ए बी डी हमारे से मिले थे, सी हमारे से मिले थे, ये हमारा बताना था। तो अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गए चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है, दिए गए टेस्ला, एम्पियर, ओ, वोल्ट। बताइए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होती है ना, टेस्ला होती है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। दिया गया कि इंसुलिन के बारे में असत कथन चुने। तो अगला पन दिया गया कि यह लैंगर की द्वीप गामा कोष के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा कथन दिया गया इसके अति श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है ना, यह लैंगर की द्वीप गामा कोष के द्वारा स्रावित, गामा कोष के द्वारा नहीं, ये तो बीटा जो कोष क्या होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा जो दिया है इसके अति श्रावण से नहीं, इसके कम श्रावण से। दूसरा कथन हमारा गलत है। तुम्हारा इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा ना, दोनों कथन हमारे गलत हैं। अगला देखते हैं लोग। दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो दिए गए कि घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। बताइए। तो इसमें जो घास बकरी मानव है ना, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि घास को बकरी खाती हो, बकरी को मानव खाते हैं, जबकि घास को जो है गेहूं नहीं खाता है, बकरी को गाय नहीं खाता है, घास को मछली नहीं खाती है। मान लो अगर खा भी ली मछली तो मछली को बकरी नहीं खाएगी ना। तीसरा हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला देते हैं हम लोग प्रश्न। अगला कथन दिए, कारण दिए। कथन दिए कि वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, और कारण दिए गए कि स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। तो बताइए इसमें हमारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए ना, जो कथन दिए कि वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, तो तुम्हारा पहले कथन सही है। और कारण दिए गए कि स्त्रियों में तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों, तो कारण में सही है। और जबकि ये दूसरी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। तो अगलापन देते हो लोग। अगलापन दिए है कि विद्युत फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग होता है। दिए गए कापत टिन में, टिन तथा शीशा में, निकिल तथा शीशा में, तांबा तथा टिन में। बताइए। तो इसमें जो है ना, जो विद्युत फ्यूज को बनाने में टिन तथा शीशा का प्रयोग होता है, इनका जो अनुपात कितना होता है? टिन होता है 63% और शीशा होता है 37%। तो इसमें क्या हो जाए? हमारा विकल्प जो है पी सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। अगला जो है करंट अफेयर्स हमारा संबंधित, वो भी नवंबर 2023 का। जब हम लोगों का जनवरी 2024 करंट अफेयर आएगा तो उसमें हम लोग करंट अफेयर को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम लोग को जो टेस्ट है ये समाप्त हुआ है। तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए आप लोग। चलिए, धन्यवाद।